Hello everyone, welcome back. I'm Prachi Soni from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12 NCERT Geography. In this series, I've already completed the first 4 chapters, and today I would be concluding with chapter number 5 as well. So if you're new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one so that you have a better understanding. Currently, we are doing the chapter number 5, that is land resources and agriculture. And in this chapter also, we have completed few videos, and today happens to be the last video of this section. So you can go through the previous ones. In the last class, we talked about Green Revolution. We talked about the agricultural developments which took place after India got independence. Like after we got independence, what were the certain features or what were the certain technological developments which were adopted by our nation, our country, how they developed agriculture, what were the various programs, what were the 3 major focuses, like how to increase the output, how to switch from cash crops to food crops, and how to intensify the cultivable land. So these were certain problems which we faced and we had to change it. Then we increased our output and our technology by using HYV seeds. We increased our productivity, we increased our yield, we expanded irrigation. The amount of land which was irrigated in 1950 to 1951 was just 20.85%, and compared to this in 2000 to 2001, 54.66 million hectares of land was was irrigated. So there was a huge difference and we overcome that. Since last, I guess, 5 classes, we have been studying about agriculture, various features attached to it. Today we would be talking about certain problems which is associated with Indian agriculture. भी हम लोग डेली न्यूज़ में देखते हैं, या हम फार्मर्स आजकल हम देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सेटल हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बट हमने फार्मर रिवोल्ट्स देखे, हमने फार्मर अनरेस्ट देखा, हमने फार्मर्स की सुसाइड विटनेस करी है, और कंटिन्यूसली आप न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हो कि किस तरह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जितना उसको आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए उतना वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा है. सो देर आर सर्टन अराउंड 8 problems which are attached to our Indian agriculture. So we'll be talking about these problems. So जो Indian agriculture की problems हैं वो ecological problems, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो भी हैं, और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस, यानी कि हिस्ट्री में पास्ट में कुछ ऐसा स्टेप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कुछ हमारी सरकार ने लिए जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आज अराइज होती हैं. जितनी भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं वो रीजन स्पेसिफिक है, यानी कि इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल दी पीपल. जो भी आप प्रॉब्लम देखोगे कि मॉनसून बारिश की प्रॉब्लम किसी जगह में है, किसी जगह में नहीं है, फ्रैगमेंटेशन लैंड फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम किसी जगह में है, किसी जगह पे नहीं है, तो ये काफ़ी रीजन स्पेसिफिक होती है. येट ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेजरली हर जगह पे कॉमन रहेंगी. इंस्टीट्यूशनल हिंड्रेंस यानी कि ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक मैनेजमेंट नहीं है जो कि इस एग्रीकल्चर को है हमारे पास ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट कुछ खास काम करती नहीं है वो. सो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बहुत मेजर है. अभी इंस्टीट्यूशन सेंटर पे तो आपने बना दी मिनिस्ट्री, बट इतनी बड़ी कंट्री, इतना बड़ा एरिया, इतने सारे लोग, क्या एक मिनिस्ट्री सब कुछ मैनेज कर सकती है? नहीं. तो लोकल लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जब तक फोकस नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी. सो द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन इराटिक मॉनसून. इराटिक, पहले तो इराटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का चेंज होना बिना किसी कारण. इराटिक बिहेवियर बोलते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत इराटिक हो गया, मतलब तुम बिना किसी रीज़न के बस चेंज हो रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, योर रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग, इसको बोलते हैं इराटिक. तो इराटिक मॉनसून के लिए इराटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि मॉनसून पे कुछ ट्रस्ट नहीं किया जाता, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ऐसा होता है कि बारिश हो ही नहीं रही है, जुलाई अगस्त. सो इराटिक मॉनसून यानी कि इसका कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि 1 जुलाई को डेट फिक्स है तो 1 जुलाई को बारिश आ ही जाएगी, 15 जुलाई डेट फिक्स है तो नो, दिस इज इराटिक, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली. सो इरिगेशन कवर जो है हमारी कंट्री में, इट्स ओनली अबाउट 33% लैंड हमारा ऐसा है जिसको इरिगेशन पानी मिल रहा है, कल्टिवेटेड एरिया. जो क्रॉप प्रोडक्शन है बाकी के कल्टिवेटेड एरिया की, वो बारिश पे डिपेंडेंट है, रेन पे डिपेंडेंट है. आपने सुना भी होगा रेन को बेस्ट फ्रेंड एंड एनिमी बोथ ऑफ फार्मर बोला जाता है. टाइम पे आ गई तो दोस्त हो गई, टाइम पे नहीं आई तो दुश्मन हो गई.
सो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि जो मानसून विंड्स आती हैं हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, अगर कभी कभार वो विंड्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं या फिर उनमें मॉइस्चर नहीं होता है तो बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि कैनाल वगैरह में पानी नहीं जा पाता है फील्ड्स को इरिगेट कर। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे राजस्थान और ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उनको मियागर यानी कि बहुत कम रेनफॉल मिलती है और हाईली, ये तो बारिश पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, बारिश आ गई तो अच्छी बात है, वरना इनके लिए तो नॉर्मली यही है कि बारिश नहीं आएगी। इवन जो एरियाज जहाँ पे बहुत हाई एनुअल रेनफॉल है यानी कि साल भर में भी जिनको काफ़ी सारी बारिश होती है, वहाँ पर भी कंसिडरेबल फ्लक्चुएशंस होती है। मान लो आपने ये अज्यूम कर लिया कि मेरे पास तो हर बार बहुत अच्छी बारिश होती है, इस बार चावल ग्रो कर, नहीं होगी बारिश, इस बार बारिश नहीं होगी, फिर क्या करोगे? सो आप कहीं पे भी कुछ भी अजम्पशंस के साथ मॉनसून को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो कंसिडरेबल फ्लक्चुएशन यानी कि अप डाउन होता रहता है। इसकी वजह से वनरेबल टू बोथ ड्राउट्स एंड फ्लड्स, तो इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो ना ही सिर्फ ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ना, सिर्फ वो ही नहीं पर फ्लड्स, अगर बहुत एक्सटेंसिवली बारिश आ जाती है, ओवर फ्लड पता ही होगा आपको, बाढ़ आ जाए तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमको बीच की सिचुएशन चाहिए, वो बीच की सिचुएशन मोस्ट केसेस में बनती नहीं है, या तो ड्रॉट हो जाता है या फ्लड हो जाता है। ड्रॉट इज कॉमन फिनोमिना इन दी लो, जहाँ पे लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे ड्रॉट बहुत कॉमनली आता रहता है, और वही एरियाज कभी कभार फ्लड्स भी एक्सपीरियंस करते हैं जब ओवर पानी आ जाता है। अब क्यों फ्लड्स एक्सपीरियंस करते हैं? पिछले 5 साल से बारिश नहीं हो रही है, फ्लड नहीं आ रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, आपने घर बना लिया नदी के किनारे, अब आ गया फ्लड, बह गया आपका घर साथ में। सो फ्लड्स का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। द फ्लैश फ्लड्स इन ड्राईलैंड्स ऑफ, कभी कभी जो फ्लड्स आते हैं आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में 2016 में, 2017 में, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर बार बारिश नहीं, हर बार सूखा पड़ जाता है, एकदम से फ्लड आता है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ड्रॉट और फ्लड दोनों ही ट्विन मिनेस यानी कि दोनों मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं। मिनेस यानी कि शैतानी कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। इट्स नॉट अ गुड साइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो प्रोडक्टिविटी की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी ज़मीन, हमने देखा, हमने जितनी भी क्रॉप्स पढ़ी उसमें एक ना एक चीज़ कॉमन थी कि यील्ड जो है हमारी कंट्री में वो काफ़ी कम है, यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं हो रही। तो यील्ड जो है हमारी कंट्री की वो काफ़ी लो है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो। पर हेक्टेयर आउटपुट, 1 हेक्टेयर से जो हमको आउटपुट निकलता है राइस का, वीट का, कॉटन का, ऑयल सीड का, वो यूएसए के कंपैरिजन में मच लोअर, काफ़ी ख़राब है। रशिया, जापान, इन सबको कंट्रीज़ को एग्जांपल लिया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम क्या है? हाई प्रेशर ऑन लैंड। हाई प्रेशर ऑन लैंड यानी कि हम इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। सो हाई, वेरी हाई प्रेशर है लैंड रिसोर्सेज पे। जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर में वो भी बहुत लो है कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल। क्या होता है ना, ये एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वगैरह। कॉस्ट में ना अगर आप, एक कॉस्ट का जो कर्व होता है ना वो इन्वर्टेड यू शेप होता है। आप लेबर पैसा लगाते जाओगे तो धीरे धीरे करके आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो बिजनेस अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जब आप उसमें पैसा लगाओगे तो बिजनेस डिक्लाइन करने शुरू हो जाता है। तो हमारे एग्रीकल्चर का भी यही है, उसमें इतने लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी क्योस क्रिएट हो रहा है, अननेसेसरी लोग हैं उसके अंदर, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं होती है। एक एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल बनाना है, एक मोबाइल 2 जने मिलके बना सकते हैं, मैंने उसमें 10 जने लगा दिए उसको बनाने के लिए, स्पेस नहीं है वहाँ पे 10 जनों को काम करने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है 10 जनों को काम करने के लिए, इतना वर्क ही नहीं है 10 पीपल, बट डिपेंडेंट उन लोगों को सैलरी कम मिलेगी जब वो फ़ोन बन जाएगा। सो लेबर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है। जो वास्ट रेनफेड एरिया कौन सा होता है? वो एरिया जो कि कम्प्लीटली रेन पे डिपेंडेंट होता है। रेनफेड एरिया ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली जो हमारे ड्राई लैंड्स हैं जहाँ पे कोर्स ग्रेन, काफ़ी रफ ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, यहाँ पे जो यील्ड है, जो एक पर हेक्टर से जो अमाउंट निकलता है वो काफ़ी कम है। कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेटनेस, तो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हमने सोसाइटीज वगैरह देखते हैं, सुनते हैं फार्मर्स की, वो क्यों हो रही है, क्या क्या रीज़न क्या है उनके पीछे? उनके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न ये है, उनके पास पैसा नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, सीड्स चाहिए, इतना कुछ है, और इनफ प्रोडक्शन होती नहीं है, तो उनको इन रिटर्न प्रॉफिट इनफ नहीं मिलता है।
सो जो इनपुट्स हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में वो बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रैक्टर, मशीनरी, सफाई, पानी वानी के जो इनपुट्स हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं। दिस रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच हैज़ बिकम अनमैनेजेबल। और ये जो रिसोर्स इंटेंसिव यानी कि एग्रीकल्चर जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये जो मार्जिनल यानी कि जो बीच के और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम को केटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बहुत मेगर कोई सेविंग्स तो होती नहीं है। जनरली जो कमाते हैं उसको बेच देते हैं और थोड़ा बहुत मिलता है उससे बाकी का सामान खरीद लेते हैं। तो सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो सेविंग्स बिल्कुल नील होती है। To tide over these difficulties, most of such farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? क्रेडिट ले लेते हैं, यानी कि लोन ले लेते हैं। मनी लेंडर्स हो गए, छोटे मोटे आपके ये इंस्टीट्यूशंस हो गए कि ले जाओ। इन केस में क्या होता है? इंटरेस्ट 100 रुपये देते हैं, 10% इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो मतलब आपको 110 रुपये रिटर्न करने हैं। और ये इंटरेस्ट आपने लिए 100 रुपये थे, आपने साल भर में वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, तो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। लिए 100 रुपये थे, देने 220 रुपये हैं, सो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। क्रॉप फेलियर और बाय चांस क्रॉप फेल हो जाए तो 100 रुपये जो लिए थे वो भी नहीं मिलने वाले। अब आपको वो पैसे भी डूब गए, इंटरेस्ट है उस पर वो भी देना है, और अब आपको दोबारा अगर खेती करनी है तो आपको और 100 रुपये चाहिए। तो इसकी वजह से ना जो डेट है, डेट यानी कि कर्जा, ये बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, इन डेटनेस के कर्जे में, दबाव में फंस जाते हो, और आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते हो। अब आप मान लो आपकी क्रॉप फेल हो गई, अगले साल के लिए आपको देने के लिए कितने हो गए? 220 रुपीज़ वो 100 रुपये जो आप अगली क्रॉप ग्रो करने के लिए लोगे, वो सीजन साल भर का, उसके 120 रुपीज़ और ऐड हो गए आपके। सो इस तरीके से आपका करीब 440-500 रुपीज़ का, ये तो मैं रुपीज़ में बता रही हूँ, इतना अच्छा लोन थोड़ा होता है। 100 रुपये कौन लोन लेता है? लाखों में लोन लिया जाता है और इतनी इनकम जनरेट नहीं होती, तो बिल्कुल 0 गोल हो जाता है और कुछ नहीं दे पाते हैं। इस चक्कर में फंस जाते हैं, देन दे कमिट सुसाइड, एंड दिस इज द सैड अफेयर्स ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं हमारी एक बार, यानी कि इंडियन पेजेंट्री, जो इंडियन पेजेंट्री है उनको काफ़ी लंबे समय से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी हालत काफ़ी बुरी थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को यूज़ किया था और हमारे पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया था। तो इसमें से पर्टिकुलरली ज़मींदारी सिस्टम था, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था। आप कोई मतलब नहीं है आपकी ज़मीन में खेती हो रही है या नहीं हो रही है, आपको ज़मींदारी देनी पड़ेगी, टैक्स इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस के बाद से लैंड रिफॉर्म्स पर अकॉर्डेड प्रायोरिटी। इंडिपेंडेंस के बाद इन लैंड रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी पे रखा गया, बट दीज रिफॉर्म्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स। लैंड रिफॉर्म्स आए, पर जो हमारी सरकारी थी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इन रिफॉर्म्स पे वर्क नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स, आपने रिफॉर्म्स बना दिए पर उसमें एक्शन नहीं आया। अब एक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स पे काम कौन करेगा? स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार तो सारी जगह पे ज़मीन, एक एक ज़मीन को पकड़ कर जाके लैंड रिफॉर्म्स कर नहीं सकती। और अभी हम इंडिपेंडेंट हुए तो सेंट्रल सरकार के पास बहुत काम था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट ही इस पे लॉज बनाता है। सो स्टेट गवर्नमेंट का काम था, और स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का मतलब क्या होता है? सरकार की मर्जी, क्या पॉलिटिकल विल, चाहत भी है या नहीं है। तो सर जनरली स्टेट्स ने ये नहीं किया, क्योंकि रिच जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका प्रेशर पड़ता है रिच लैंडलॉर्ड्स का, तो वो नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज रिजल्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ इनइक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। और ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से जो हमारा कल्टिवेबल लैंड था वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक। नेक्स्ट इज योर स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पहले तो समझते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। क्या होता है ना, मैंने एक ज़मीन खरीदी शुकाबाद में, एक ज़मीन खरीदी मैनपुरी में, एक ज़मीन खरीदी आगरा में, एक ज़मीन खरीदी दिल्ली में। इस तरह से मैंने अलग अलग ज़मीन खरीदी। आई परचेज लैंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। नाउ व्हाट विल हैपन विद दीज लैंड इज, मुझे हर जगह पे मुझे अब क्या करना है, ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो मुझे 5 ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे, मुझे 5 बहुत सारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, मुझे अलग अलग 5 जगहों पे लेबर चाहिए होगी,
बट अगर मेरा ये सारा लैंड क्लब करके कि मेरा तुम्हारा शुक्राबाद में एक एकड़ है, मेनपुरी में 2 एकड़ है, आगरा में 3 एकड़ है, दिल्ली में 4 एकड़ है, मिला के मुझे सारा टोटल 10 एकड़ की जमीन दे दी जाए तो मेरा कॉस्ट बहुत बच जाएगा, मेरा उस पे प्रोडक्शन बचेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन हो गया कि फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ों में। तो मेरी जो जमीन है वो टुकड़ों में है। इन सरकार ने कोशिश करी थी इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने की, एक बार कहीं स्टेट्स ने करी नहीं, कहीं ने करी तो दोबारा नहीं करी क्योंकि दोबारा से फ्रेगमेंटेशन हो गई है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो बहुत से ऐसे लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में। 60% जो ओनरशिप होल्डिंग है, 60% लोगों की जमीन 1 हेक्टेयर से कम की है और अबाउट 40% लोगों की 0.5 हेक्टेयर से आपकी होल्डिंग साइज है, यानी कि 0.5 हेक्टेयर की जमीन है बस। जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग का वो और ज्यादा कम होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर। अब खेती कर लो या आप घर बना के रह लो। सो ये प्रेशर की वजह से जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो और कम होता जा रहा है। अब किस तरह से, मान लो आपके पास 1 एकड़ की जमीन थी, अब आपके 3 बच्चे हैं, अब वो 1 एकड़ की जमीन अब अपने तीनों बच्चों को बांटोगे, कितना हो गया, एक आप मान लो आपने 2 एकड़ मान लिया, चलो ठीक है, 2 एकड़ की जमीन थी, आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को आप सबको 0.5 0.5 0.5 0.5 दे दो। मेरे पापा ने मुझे 0.5 एकड़ की जमीन दी, मेरे आगे 2 बच्चे हैं, उनको मैं 0.25 दे दूंगी। अब एक के पास कितनी आई, 0.25, उसके आगे 2 बच्चे हैं। और तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, लैंड की जो क्वांटिटी है प्रेशर की वजह से और ज्यादा कम होती जा रही है। फर्दर मोर इंडिया में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत मोस्टली फ्रैगमेंटेड है, यानी कि अलग अलग जगह पे दूर दूर हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इन कंसोलिडेशन, फ्रैगमेंट मतलब दूर होना, उन सबको पास लाना इज कंसोलिडेशन। तो बहुत सारी स्टेट्स ने तो ये कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस था ये फॉलो ही नहीं किया। इवन द स्टेट्स वेयर इट हैज बीन कैरिड आउट वंस, और कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है, जो सेकेंड कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड एज लैंड होल्डिंग्स हैव फ्रैगमेंटेड अगेन इन द प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ लैंड। तो दोबारा से फ्रैगमेंटेशन हो गई है, लैंड होल्डिंग्स मिल नहीं पा रही है। द स्मॉल साइज फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर अनइकोनॉमिक। अब ये जो छोटी छोटी जमीन है, मेरी 1 एकड़, जैसे अब मैंने तो 1 एकड़ बोल दिया, कहीं तो मेरी जमीन 0.25 एकड़ की, मैं क्यों अपना, मैं वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं भेजूंगी, वहां से मेरा कुछ खास प्रोडक्शन नहीं होगा, जमीन वेस्ट हो रही है ना। आप इसी 0.25 को कहीं और जोड़ देते तो शायद मेरा उस पर भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता। तो ये कंसोलिडेशन का एक प्रॉब्लम है। फिर आता है आपका लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं हमारे, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद की कंजम्पशन के लिए, यानी कि जनरली सरप्लस। अब आप देखो भाई, मेरी 0.5 हेक्टेयर की जमीन है, मैं इस पर कितना ही मैं ग्रो कर लूंगी, मान लो मैंने इसमें 20 किलो चावल ग्रो कर लिए, 20 किलो तो बहुत कम हो गए, आप मान लो मैंने 40 किलो चावल भी ग्रो कर लिए। अब 40 किलो चावल, मैं पूरे साल चावल तो खाऊंगी नहीं, मुझे गेहूं भी चाहिए। मैंने क्या किया, उस 40 किलो चावल में से 10 किलो गेहूं के साथ एक्सचेंज कर लिए, जिसने गेहूं प्रोड्यूस करी भैया एक्सचेंज कर। 5 किलो चावल मैंने दाल के साथ एक्सचेंज कर लिए। तो ये क्या हुआ, सेल्फ कंजम्पशन, आपका सारे का सारा खुद में ही यूज हो जाता है, सेल्फ खुद ही कंज्यूम कर जाते हो आप। दीज फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ, और इनके पास इतना लैंड रिसोर्सेज नहीं है कि ये अपनी रिक्वायरमेंट, यानी कि जितना इनका पेट भरने के लिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। जितने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये फूड ग्रेन्स उगाते हैं, विच आर मेंट फॉर, फूड ग्रेन्स उगाते हैं जो कि उन्हीं की फैमिली के लिए पूरी हो पाती है, वो भी मुश्किल से। मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में नया इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी सस्ते प्राइस पे कमर्शलाइज करें। however taken place in the irrigated areas, ये हुआ है पर कम है अभी, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज योर वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में एक बार काम आता है जब आपको उसमें बीज बोने होते हैं, और दूसरी बार काम आता है जब आपको बीज क्रॉप को निकालना होता है। तो बीज का जो टाइम पीरियड होता है, जनरली इसमें आपकी कोई भी खेती नहीं होती है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सो मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन इंडिया, पर्टिकुलरली अनइरिगेटेड ट्रैक्ट्स, यानी कि वो ज़मीनें जो कि इरिगेशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, काम करने के लिए है नहीं, काम करना कुछ आता भी नहीं है, स्किल्स ही नहीं है।
सो इन दीज एरियाज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, करीब 4 से 8 महीने तक लोगों के पास काम नहीं होता। इवन क्रॉपिंग सीजन में वर्क अवेलेबल नहीं होता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करने के लिए। हेंस जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं उनके पास पूरे साल भर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में हमारी कंट्री में। मान लो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह में यहाँ पे। अब क्या हुआ ना, ग्रीन रेवोल्यूशन करके आपने पूरा पानी, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर ली, उनको पानी चाहिए, आपने पूरा ग्राउंड लेवल का पानी यूज़ कर लिया, आपने भर के पेस्टिसाइड्स डाले, आपने भर के फर्टिलाइजर्स डाले। अब क्या हुआ, अब वहाँ की मिट्टी हो गई है खराब। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम ये हमारी फॉल्टी स्ट्रैटेजी, मतलब हम गलत तरीके से इरिगेशन करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के चक्कर में हम लैंड की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटी चाहिए, आउटपुट चाहिए, लैंड चला जाएगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा, तो लैंड का ध्यान नहीं रखते हैं। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिप्लीशन यानी कि कम कर देती है। तो सिचुएशन पर्टिकुलरली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है इरीगेटेड एरियाज में। बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इरीगेटेड एरियाज हैं, वो उनकी फर्टिलिटी चली गई है एल्कलाइजेशन की वजह से। एल्कलाइजेशन और साइल, अब ये पानी डालते हो तो एल्कलाइन सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्ट तो अच्छा होता ही नहीं है ना मिट्टी के लिए, तो वो सैलिनाइजेशन हो जाती है, नमक वाला मिट्टी हो जाती है और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स पानी मिट्टी के चले जाते हैं। वाटर लॉगिंग का होता है पानी फंस जाए, कहीं पानी फंस जा रहा है, बहुत आपने ओवर पानी दे दिया है, मिट्टी को उतने पानी की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, दलदल बन जाएगी, पानी मिट्टी मिक्स और वाटर लॉगिंग हो जाती है। एल्कनिटी और जो सैलिनिटी है, इसकी वजह से 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड, आई एम नॉट किडिंग, 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड आपका खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ एल्कनिटी एंड सैलिनिटी। और अनदर 7 मिलियन लैंड कंट्री में उसकी फर्टिलिटी जा चुकी है वाटर लॉगिंग की वजह से, पानी आपने ओवर दे दिया है इस वजह से। एक्सेसिव यूज, बहुत एक्स्ट्रा अगर आप केमिकल्स को यूज करोगे, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हो गए, इनकी वजह से, टॉक्सिक्स है ना ये तो, केमिकल्स हैं एट द एंड, इसकी वजह से सॉइल की जो प्रोफाइल है यानी कि जो सॉइल की क्वालिटी है ये काफ़ी ख़राब होती है। हमने देखा था कि किस तरह से जो पल्सेस हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है, क्वांटिटी क्वालिटी, उसको एक्सपैंड कर देती है, इंक्रीज कर देती हैं। बट हमने अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करना बंद कर दिया है, बहुत कम ग्रो होती है। इन द इरीगेटेड एरियाज एंड ड्यूरेशन ऑफ फैलो हैज सब्सटेंशियली, अब हमने पढ़ा था ना फैलो लैंड, कि आपने थोड़े टाइम के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया अपने न्यूट्रिएंट्स को रिवाइव करने। हम वो भी नहीं करते क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए। आप ज़मीन खाली ही नहीं छोड़ते हो, बस सीजन बाय सीजन आप कुछ ना कुछ उसमें ग्रो कर रहे हो, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक पॉइंट के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। दिस हैज़ ऑब्लिरेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज, इसकी वजह से जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन यानी कि सॉइल अपने सॉइल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी फर्टिलाइजेशन दोबारा कर सकते, बट आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो अपनी फर्टिलाइजेशन रिन्यू करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह नहीं कर पा रही है। तो रेनफेड एरियाज, हमारे ह्यूमिड मॉइस्चर वाले एरियाज में और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में, यहाँ पे भी काफ़ी डिग्रेडेशन हो गया है ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर की वजह से, विंड इरोजन की वजह से, which are often induced by human activities। और ये सब कौन करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन्स, वाटर क्या है, आप एक्स्ट्रा पानी दे रहे हो, आप नमक वाला पानी दे रहे हो, तो आपकी केयरलेसनेस के कारण ये सारी चीज़ें हो। सो वी स्टडीड अबाउट अराउंड 8 प्रॉब्लम्स: मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, lack of land reforms, small land holdings and fragmentation problem, lack of commercialization, unemployment, and then your degradation of cultivable land। ये सारी ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर आज की डेट में फेस कर रहा है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कुछ सॉल्यूशंस बताइए। बुक ने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम्स बता के सॉल्यूशंस बताइए कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So thank you, and if you like the session, do hit the like button, do subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Bye bye, have a nice day.